Thank you very much for giving me this opportunity. Now we'll take up Honorable Minister, Mani Mantri. Thank you very much, Honorable Deputy Chairman, sir. First of all, I would like to thank हिंदी में सर मैं करीब 2004 से पार्लियामेंट में मेंबर के हिसाब से, मंत्री के हिसाब से मैंने पार्टिसिपेट भी किया, डिबेट सुना, और मैं कह सकता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का डिबेट का स्तर बहुत ऊंचा रहा और बहुत सजेशंस जो भी आए हैं मेंबर्स का, जिन्होंने इंटरवेन किया, बहुत अच्छा सजेशंस आए हैं और कुछ सवाल भी खड़े किए हैं और कुछ ऐसे टिप्पणी भी की है जिसका जवाब देना भी सही नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी बातें आई हैं जिसको मैं जवाब देना चाहूँगा। सर, जितना मेंबर्स ने बातें रखी हैं उसको एक एक करके रिप्लाई देना संभव नहीं होगा क्योंकि विषय बहुत वाइड चले गए, लेकिन मैं उसको समावित करके एक कंबाइन सब्जेक्ट वाइज करके मैं और कम से कम समय में जवाब देने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो इस बिल को समर्थन किया है, इसका कोई विरोध का स्वर यहाँ सुनाई नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें विरोध करने का भी कोई संभावना भी नहीं थी क्योंकि बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट एक हमने प्रावधान लेके आया और जो बैकग्राउंड है आप लोग ने बिल में पढ़ चुके होंगे। जो हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट है 1954, फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958 का 16B और 17B का अमेंडमेंट, उसका एक्सप्लेनेशन क्लॉज हम लेके आए हैं। अगर उस समय 2009 में जब 6 पे कमीशन का रिकमेंडेशन आए थे, उस कमीशन रिपोर्ट के बाद जो बाकी सिविल सर्वेंट पे लागू हुआ और उसमें एक मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम इशू करके बताया गया कि 80 साल मतलब जब 80 साल कंप्लीट होंगे तो वो वाला क्लैरिफिकेशन अगर जुडिशरी का भी निकलते तो ये नौबत नहीं आना था। और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि वो एम्बिग्यूटी था, जिसके वजह से उन्होंने इस तरह का जजमेंट दिया कि 79 इयर्स होने से आपको 80 इयर्स माना जाएगा, तो वो एम्बिग्यूटी नहीं होना था। लेकिन अब सिविल सर्वेंट का तो आप एक ऑफिस मेमोरेंडम से आप इशू कर सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी का जहाँ तक सवाल है इंक्लूडिंग पेंशन, तो उसका ये एक्ट में है, पार्लियामेंट का एक्ट से ही कर सकते थे, तो उस समय नहीं किया, जिसके वजह से गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट आए, फिर बाद में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का जजमेंट आए, तो उसके बाद में काफ़ी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़े हो गए क्योंकि अगर जुडिशरी में जजेस 79 पे अगर वो पेंशन लेने लग गया तो इतने हज़ारों जो सिविल सर्वेंट हैं वो भी ये कहेंगे कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, कानून सबको बराबर लगना चाहिए, तो वो भी अगर क्लेम करने लग जाते तो हमारे लिए बहुत समस्या खड़ा हो जाता है। इसीलिए सर फॉरएवर हमेशा के लिए एक साफ और बहुत क्लियर जो उस समय के लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है उसको क्लियर करने के लिए हमको ये अमेंडमेंट एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज के रूप में लेके आना पड़ा। सर, कई मुद्दे हैं जो हमारे सदस्यों ने रखा है, मैं आपका नाम रखना चाहता हूं यहाँ पे इस सदन पे। अमी याग्निक जी, राम कुमार वर्मा जी, पी विल्सन जी, सास्मित पत्रा जी और प्रभाकर रेड्डी जी, जॉन जी, नवनीत जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, रामनाथ ठाकुर जी, प्रोफेसर मनोज झा जी, अब्दुल वहाब जी, कनक लता जी, वंदना चौहान जी, संजय सिंह जी, केजे अल्फंस जी, अमर पटनायक जी और अंत में सपन दास गुप्ता जी। आप लोगों ने जितना विषय रखा, सबसे पहले इस देश में जो केसेस जो पेंडिंग है, सालों साल इस देश में जितना भी लंबित है, उस पे लगभग सबने
चिंता जाहिर किया और उसमें कहा कि सरकार को भी कुछ करना चाहिए। सबसे पहले सर, केसेस पेंडिंग क्यों होते हैं और केसेस लंबा क्यों चलते हैं, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। इसके अलावा भी पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो मुख्य कारण है मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले सर, डिस्पोजल ऑफ द केसेस आर विद इन द डोमेन ऑफ जुडिशरी। हाउ फास्ट इट आर टू बी डिस्पोज ऑफ, how the cases should be taken up, this is a matter where government has no interference whatsoever, and government should not interfere. Timely disposal of cases in the court depends on several factors. I would like to mention some of those issues. So, number of judges, definitely it matters. I will come to that point a little later about the pendency. Adequate numbers of judges definitely will help in expediting the cases. Lower judiciary is a core area where we feel that we really need to strengthen further. There are numbers of judges, but there are supporting staffs which are equally important in disposal of the cases. Physical infrastructure, definitely. Without infrastructure in today's time, especially in the digital world, it is very important to have adequate and proper infrastructure, especially in the lower judiciary. And then, sir, there are facts involved, nature of evidences, cooperation of the stakeholders, that means bar, investigation agencies, witnesses, litigants, and proper application of rules and procedures. There are several other factors which may also cause delay in disposing of the cases. These are like frequent adjournments, lack of adequate arrangement to monitor, track, and bunch cases for hearing. And the central government is fully aware of all this problem. But most of the infrastructure, especially in the High Court and lower judiciary, primary responsibility lies with the state government. सर, राज्य सरकार को आगे बढ़ के आना ही होगा। केंद्र सरकार तो करेंगे ही सर, केंद्र सरकार इसमें सर पीछे नहीं हटेंगे। मैं सर आपको बताना चाहता हूं, पिछले कुछ महीने पहले जो कैबिनेट डिसीजन में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो सर लोअर जुडिशरी को ठीक करने के लिए, चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, उसको और 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया है। उसमें सर 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभी तक का जो स्थिति है सर, मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। 2013 तक, यदि कि सर हमारा सरकार आने से पहले का टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ था लोअर जुडिशरी के, मैं बता रहा हूं सर, 19,518। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ है 24,489। उसमें जो एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ है 2013, यानी कि 31 दिसंबर 2013 का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, वर्किंग स्ट्रेंथ वाज 15,115 एंड नाउ द वर्किंग स्ट्रेंथ इज 19,292। ये एक सर एक आंकड़ा है सर। और उसके बाद जो हमने जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो हमने कैबिनेट ने पास किए हैं, उसमें सर मेनली कोर्ट हॉल्स बनेंगे, जजेस का जो क्वार्टर्स बनेंगे, लॉयर्स हॉल बनेंगे, टॉयलेट्स, स्पेशली जो लेडीज़ के लिए टॉयलेट, ये तो बनाना ही है। उसके अलावा जो आज के समय में एक मॉडर्न फैसिलिटीज़, कंप्यूटर्स, डिजिटल रूम्स, इस तरह का, क्योंकि सारा केसेस आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केसेस का हियरिंग चल रहे हैं, तो ये सारा सुविधा देने के लिए ये पैसा भारत सरकार का कैबिनेट का मंजूरी हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर इसमें सोच है। और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक, जब सुप्रीम कोर्ट के साथ में लॉ डे मनाने के लिए कार्यक्रम में गए थे, उस समय कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबको न्याय। तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो बात कही, उसको लगातार भारत सरकार और हमारे मंत्रालय के माध्यम से पूरा सपोर्ट सिस्टम हम लोग, जो भी जरूरत है हम लोग दे रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के साथ हो
हाई कोर्ट हो और लोअर जुडिशरी के भी हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक सवाल है सर, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का अलग से बजट होते हैं और हाई कोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट देते हैं और लोअर जुडिशरी को हम लोग यहाँ से CSS के माध्यम से हम लोग देते हैं सर। इसके अलावा सर जो केसेस लंबित का जो जिक्र किया उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में काफ़ी हमारा MPs ने कहा कि इस हालत में जजेस कैसे काम कर सकते हैं। हमारा भी मानना है सर कि जो लगभग 90% केसेस आज जो पेंडिंग है, 4.5 करोड़ का जो बातें करते हैं, वो ज़्यादा केसेस लोअर जुडिशरी में है और लोअर जुडिशरी को जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे तब तक ये परिस्थिति बदलने वाला नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं सर कि इस पैंडेमिक के समय में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने अपना काम बंद नहीं किया बल्कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास किया, इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम ये जो पेंडिंग केसेस है इसको कम करने में सफलता प्राप्त करेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और इस पे सर बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि उसको मैं डिटेल चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएंगे। तो मैं इतना आश्वासन देता हूं कि हमारे खास करके जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो कोर्ट के मामले का हमारे जो संबंध मामलों को देखता है, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी जो टीम है वो लगातार इनसे संपर्क में है। इसके अलावा सर जो ऑनलाइन एक मैकेनिज्म जो है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजुलेशन का जो मैकेनिज्म निकला है, नीति आयोग भी इसमें साथ दे रहे हैं और नीति आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और एक कमेटी जस्टिस सीकरी का नेतृत्व में कमेटी बनाया, कमेटी का रिपोर्ट भी आ गए हैं सर। जो ओवरऑल हमारा जो केसेस, जो रेगुलर केसेस जो चल रहे हैं वो रेगुलर चलेगा, उसके अलावा भी कई चीजें हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एक अच्छा चीज जो मैं इस सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि टोटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर, पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने टोटल 1,10,00,000 और 72,000 केसेस का हियरिंग किया है। हाई कोर्ट ने 55,24,021 केसेस हियरिंग किया है 31 अक्टूबर तक का मेरे पास जो आंकड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1,50,692 इतना केसेस का हियरिंग किया है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, हमारे सुप्रीम कोर्ट और इंडिया का जितना कोर्ट है एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आया है। कोई देश इतना केसेस ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन के माध्यम से नहीं कर पाया। तो जहां हम जुडिशरी के साथ जो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने टिप्पणी की है, वो बात मैं मानता हूं इन स्पिरिट, लेकिन कई चीज़ ऐसे हैं जो हमारे जजों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका भी जिक्र करना जरूरी है सर। क्योंकि इस पार्लियामेंट में हम किसी चीज़ का चर्चा करते हैं तो दोनों साइड का इशू होते हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। और सर इस देश का कानून मंत्री होने के नाते इस देश का जो भावना है और जो यहाँ इस सदन में प्रकट हुआ है उससे मैं अलग नहीं रह सकता। लेकिन साथ साथ जो जुडिशरी में जो अच्छा काम हो रहा है उसका भी इस सदन में बताना ये मेरा कर्तव्य है सर। इसलिए आज के दिन में 18,735 डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कंप्यूटराइज का काम, ई कोर्ट का जो प्रपोजल है फेज 2 जो चल रहा है वो हो चुके हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क ये बड़ा इशू है, क्योंकि कई ऐसे जगह है जहां हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का फैसिलिटी नहीं है या जो बेसिक जो बिजली पानी का फैसिलिटी नहीं, तो ऐसे जगह में कोर्ट फंक्शन नहीं कर सकते। तो ये सबको सपोर्ट करने के लिए हम लोग भारत सरकार की ओर से पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त सर लाइव स्ट्रीमिंग का भी केसेस किसी कोर्ट में टेकअप किया है। गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग का
प्रावधान शुरू कर दिया है सर। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो डेवलप किया है सर, इसमें 19.76 करोड़ केसेस को टेक्नोलॉजी का जो इलास्टिक सर्च टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आप उसको इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। और सर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज 7 प्लेटफॉर्म्स में तैयार किया, जैसे SMS पुश एंड पुल है, ईमेल, ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल, जुडिशियल सर्विसेज सेंटर, इन्फो कियोस्क, ई-कोर्ट्स, मोबाइल ऐप और जस्टिस ऐप। इस तरह का पूरा सर प्रक्रिया बनाया हुआ है जिससे आम आदमी जब चाहे अपना केस के बारे में जानना है तुरंत क्लिक करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए ठोकरें खाने का आवश्यकता नहीं है सर। 15 कोर्ट में सर 15 वर्चुअल कोर्ट्स बनाया गया है सर, जिसमें ट्रैफिक का चालान काटने के लिए उसमें कोई जज नहीं बैठेंगे, वो एक वर्चुअल कोर्ट है, कोर्ट ही है लेकिन आदमी नहीं बैठेंगे, ताकि वो जस्टिस प्रक्रिया जो है वो चलते रहे सर। तो इस तरीके से जो नए चीज आ रहे हैं, ई फाइलिंग का प्रावधान किया गया है। वर्जन 3 ई फाइलिंग has been rolled out with advanced features like e-वकालतनामा, e-signing, video recording of oath, etc. integrated with e-payment module. सर ये इतना इजी होगा कि वहाँ जाके दरवाजा में या काउंटर में खड़ा करने का जरूरत नहीं है, ये घर में बैठे बैठे ये सारा सुविधा आप ले सकते हैं सर। नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस has been developed for process serving and issue of summons. ये भी सर कितना एक अच्छा जो शुरुआत हुआ है, ये एक तरह से मैं इसको बहुत बड़ा एक जुडिशियल रिफॉर्म्स इस क्रिटिकल एरिया में जो हो रहे हैं मैं इसको मानता हूं सर। साथ साथ सर आप लोगों ने कुछ जो मुद्दा उठाया उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के जो मेंबर्स ने टिप्पणी की है वो विषय भी गंभीर भी है, सरकार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ साथ मैं मानता हूं कि इस पे पूरे देश को गंभीरता से सोचने का आवश्यकता है। 2015 में जब इस बिल पे चर्चा हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में यूनानिमसली एक मत में एक हमारे ऑनरेबल मेंबर छोड़ के पूरे सदन एक आवाज में इसको पारित किया, और उसके बाद जब इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया, इसको जब स्ट्राइक डाउन हुआ तो इसका आप लोग को मालूम है, हम लोगों का भी प्रक्रिया तो उसमें की है, लेकिन मैं कॉन्फ्रंटेशन का मूड में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सर जो मूड मैंने अपने ऑनरेबल मेंबर्स का देखा है वो तो हमने सुना भी है, हम रिकॉर्ड भी किए हैं, लेकिन जो 2015 में, क्योंकि आज जो हमारा मेंबर्स ने बात यहाँ रखी है वो तो है ही, 2015 में जो बात रखी है मैं एक दो उसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि एक भाव इस सदन का, पूरा पार्लियामेंट का भाव और क्लियर से प्रकट हो जाए। सबसे पहले हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, उनका ये वर्ड है इस सदन में, दिस इज समथिंग ऑन विच बोथ द गॉड एंड द डेविल लाई इन द डिटेल्स, एंड दिस बिल डिटेल्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स फॉर। लेट मी बिगिन बाय congratulating the law minister for being the pilot on a momentous occasion, momentous for more reasons than one. First of all, because it is after a long time that we have brought a very substantive set of legislations dealing with the most powerful organ. Let us not kid ourselves. The judiciary continues to be the de facto most powerful organ of governance, not only having the power to interpret laws and to invalid laws, but also to invalid even constitutional amendments. KTS तुलसी जी जो nominated सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा? Sir, we want to say that the real issue in the matter of appointment of judges is not who will appoint, but how we will appoint. And there needs to be transparency, there needs to be wider consultation in a matter of establishing data. The law minister was saying that there will be a pool of judges for the whole country. हमारे तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुखेंद्र रॉय जी ने क्या कहा? Sir, I rise to support this bill on behalf of all India Trinamool Congress in as much as this bill seeks to uphold the balance of power between the executive and the judiciary as enshrined in our constitution.
इसके बाद कई कोर्ट है, मैं और नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऑनरेबल जज है जो इस जुडिशियल कमीशन को जो स्ट्राइक डाउन किया, उसमें he was one of the judges who was part of that consenting decision. 1/4 में ही आया था. तो जस्टिस कुरियन जोसेफ आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने जो कही, मैं उसको वर्बेटम कोट करना चाहता हूं. I regret NJSC decision after seeing things now. He further said, how to improve the collegium system? Nothing has been done. The only improvement is that regulations are uploaded. That is why I regret my National Judicial Appointment Commission judgment. None of the suggestions for the improvement of the collegium was implemented. I even wrote a letter. ये जो बातें मैंने आपके सामने में जो एक दो बात रखे हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक भाव क्या है. ये सिर्फ ये पार्लियामेंट का भाव नहीं है, जुडिशरी से भी ये जो आवाज आ रहे हैं. और कई जजेस के साथ जब मैं मुलाकात किए, कई लोगों ने इस व्यू को सामने में रखा है. कई ऐसे हैं जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को समर्थन करते हैं. जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, अभी जो रिसेंटली आफ्टर आई टुक ओवर एज द लॉ मिनिस्टर, मैं एक पोर्शन पढ़ना चाहता हूं बिकॉज दिस व्यू कम्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. द प्रेसिडेंट इज विकास सिंह. ही रोट टू मी, I feel that a legislation can be brought in which will facilitate the appointment of judges to the high courts as well as to the Supreme Court by creating a permanent secretariat having duly qualified persons in the same, who should be entrusted with responsibility of constantly updating the data of persons who could be considered for elevation and also enjoining upon the various high courts as well as Supreme Courts to recommend names in a time-bound manner so that no vacancy of a judge ever remains vacant even for a single day. I feel that members of the collegiums, both at the Supreme Court as well as high courts, being senior judges of their respective court, are not able to devote their enough time for this onerous responsibility, and thus providing them with a secretariat to assist them in a matter of appointment of judges would go a long way in ensuring that the best are appointed to the higher judiciary. तो सर ये बार से भी जो आवाज आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जो सीनियर जजेस का भी व्यू आ रहे हैं, पार्लियामेंट का तो हम लोग सुन ही लिया, तो इसको लगता है गंभीरता से और आगे इसको सोचने का आवश्यकता है. मैं आज यहाँ बैठ करके कोई अनाउंसमेंट या खड़ा करके कोई अनाउंसमेंट कर नहीं सकता है, क्योंकि हम जब कुछ अनाउंस करेंगे तो ये कंसल्टेशन के माध्यम से ही करेंगे, और कंसल्टेशन करके कुछ चीज हम सामने में लाते हैं, उसका रिजल्ट भी बढ़िया होगा, मैं ऐसा मानता हूं. इसलिए ये जो टोटल जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सर 1993 से पहले जितने भी जजेस अपॉइंटमेंट हुए हैं वो तो वही सरकार के जो संविधान में जो लिखा है वो उसी प्रोसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे. और जहां में लिखा, आप सबको मालूम है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है संविधान में क्या लिखा है, कि भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके. 93 के बाद जब ये कंसल्टेशन को कंकरेंस में बदल दिया, तो उस समय मैंने भी एक ऑब्जर्वेशन किया कि बाकी जगह में तो कंसल्टेशन ही मानते हैं, वो अलग चीज है, और जो कंकरेंस है वो कंकरेंस ही है. लेकिन इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, ये जो डेफिनेशन दिया उसके बाद, और 93 के बाद 98 में दैट प्रोविजन जो जजमेंट दिया उसको एक्सपांड करके कॉलेजियम का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसके बाद से कॉलेजियम का सिस्टम चलते आए हैं. और जब ये एनजेएससी स्ट्राइक डाउन हुआ उसके बाद फिर से विचार आया कि अब क्या करना है, पुराना सिस्टम जो कॉलेजियम सिस्टम को कैसे और आगे ले जाना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत आ रहे हैं, जो प्रेजेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो आवाज तो सब सुन ही रहे हैं. तो जो कॉलेजियम सिस्टम अगर नया फिर एक्ट लाता है वो अलग विषय है, जब तक नहीं लाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है
उसमें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस आया, हमारा मंत्रालय से उसका जवाब दिया, आगे पीछे करते रहा। इस वक्त जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, दैट वी हैव प्लेस्ड इट बिफोर दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम जब चर्चा आए हैं तो ये बात तो उठेंगे ही, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे फाइनल सुप्रीम कोर्ट से जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इस सदन को ये बात बताना आवश्यकता मानता हूं कि एक केस आया, महानदी केस। उस केस में 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस का रूलिंग आया और एक स्टेप आगे बढ़े और कहा कि सेकंड रिट्रेटेड केसेस जब होते हैं, जैसे नाम आते हैं, प्रोसीजर आपको सबको मालूम है, the new situation which has emerged, which I would like to press before this honorable house. Now, the latest Supreme Court direction which has come on the Mahanadi case is, when the names are reiterated for the second time, government has to appoint them within 3 to 4 weeks. Now, this direction which has come from the Supreme Court is not yet part of the memorandum of procedure. And I have already expressed my view in the right location and right place, that this is a difficult proposition for the government. If there are things which are put to the government and which puts government into difficult situation, then we will be forced to refer back to the provisions of the Constitution. Now, when the founding members of the Constitution, they have intended certain things, it is the duty and obligation on our part to ensure that the intent of the legislation is to be carried forward. And I don't want to spin the things out of way right now, but the present situation as it stands is that we are having a memorandum of procedure, and that we are in the process of consultation with the Supreme Court. And I hope within the existing system, unless it is being changed, we should be carrying forward our duty diligently. कई सुप्रीम कोर्ट जजेस में ये कहा गया कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज टू डू ड्यू डिलिजेंस। अब जब हाई कोर्ट्स कॉलेजियम से नाम आते हैं सर, हमारे पास आते हैं तो उसमें पैरेलल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास, सो दैट वी सेव प्रेशियस टाइम। और जब हमारे पास आते हैं तो सर ड्यू डिलिजेंस का देयर आर प्रोसेस। तो कभी कभी ये बात आती है कि इतना हाई कोर्ट जजेस पेंडिंग वैकेंसी है, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग? तो इट साउंड्स एज इफ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से कुछ दिन पहले जो मैंने एक जवाब दिया पार्लियामेंट में, ठीक है, उस समय हमारे पास ज्यादा नाम थे, बट द सिचुएशन इज नॉट सेम, इज डायनामिक। नेक्स्ट डे आई माइट हैव सेंड द नेम टू द कॉलेजियम। तो ये तो डायनामिक है, और जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है। इन एनी गिवन केस डिपेंडेंसी और वैकेंसी कैन नॉट बी कंप्लीटली सब्स्यूम, वो हो नहीं पाएगा। और हाई कोर्ट कॉलेजियम को भी हमारा तरफ से भी हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया है कि सब कुछ टाइम में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने भी पर्सनली सारा हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम को, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज सेंड द नेम्स ऑन टाइम। और आप बताइए सर, इफ ए नेम विच आई रिसीव and according to the report of the government, from all the resources and all the inputs which we have, if we find that the particular person is not fit to be a judge, then how can we be forced that usko appoint karna hi hai? Aaj to sir is sadan mein to naam zyada nahi liya gaya, but in the other house names were taken, that why was this judge not appointed, why this particular judge name is pending with the government. So isme ab there are certain things I cannot disclose everything, that these are the reports, and the government considers that the person is not fit to be a judge of either Supreme Court or a High Court. ये तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब तो यही है सर कि हम सारा जो तंत्र में जो भी रिसोर्सेस हम अप्लाई करें और हम उसको एक अच्छा निर्णय दें जो सरकार का फैसला होता है, देन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से नाम हमारे पास आते हैं, फिर हम राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं, फिर अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से सर मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से कोई विलंब नहीं हुआ। अभी जब मैं इस देश का कानून मंत्री बनने के बाद इमीडिएटली जो 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट का आए, आज काफ़ी मेंबर्स ने भी जिक्र किया, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम
3 लेडी वुमेन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर अपॉइंटेड, और ये अच्छा संदेश भी गया है। और इसके लिए जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और हम लोग जब मिलते हैं तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को कि दैट इज़ हाउ वी वर्क एज अ टीम स्पिरिट, और देश के लिए काम करना है। और न्याय तो सर आप चाहे कोर्ट का रूम से भी न्याय दो, या हम यहाँ से भी न्याय दो, या ज़मीन पे जाके न्याय दो, न्याय देने का प्रक्रिया और तरीका अलग अलग है। तो हम लोग जुडिशरी और हम अलग तो नहीं हैं, लेकिन जब ये कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इफ पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सो इज द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। संविधान में रेखा जब तय किया कि आप ओवर स्टेप ओवर रीच नहीं करना चाहिए, ये आपका डोमेन है। जब किसी एक ऑर्गन का डोमेन तय किया तो दूसरे एक ऑर्गन का भी डोमेन तय किया हुआ है, तो ऐसे नहीं। और हम लोग तो ओवर रीच कभी भी हम नहीं चाहते हैं। और जब मैं बोलता हूं मैं भी बहुत कॉशियस है, आई एम बीइंग वेरी केयरफुल एंड कॉशियस दैट माय वर्ड्स शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड एज अ चैलेंज टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा सर। लेकिन हम जब, क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई एम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एज अ मिनिस्टर आई एम पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो हम अपने दायरे में हम काम कर रहे हैं, हम अपने दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम अपने दायरे से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा कोशिश भी ये रहेंगे कि दूसरे भी हमारे दायरे में ना आए, इतना तो हमारा भी एक कोशिश रहना चाहिए। इसलिए सर इसलिए मैंने कहा कि आज जो चर्चा जब हुई बहुत अच्छा चर्चा हुई, उसमें कई चीजें जो सामने में रखा गया। मैं स्पेशली जो सोशल जस्टिस के बारे में जितना भी बात रखा गया, क्योंकि इंडिया एक मल्टी डायमेंशनल वाला, मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल, मल्टी रीजनल वाला कंट्री है, और इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी स्टैट्यूट बुक, बट दिस इज ऑलवेज बीइंग प्रैक्टिस। चाहे पॉलिटिकल पार्टी में भी करते हैं, हम महिला को भी टिकट दे के MP बना के लाना है, SC ST को लाना है, दीज आर बीइंग प्रैक्टिस। इसलिए जो हमने अभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सबको लेटर लिखा है, हमने इस पे स्ट्रेस किया है कि while recommending the names for consideration as the judges, please include as much as possible names from scheduled caste, scheduled tribe, OBC, women and other backward classes. ये सर हम इस स्पिरिट को हम आगे ले जाना चाहते हैं, और हम मानते हैं कि जुडिशरी अगर हमको कोऑपरेट करे तो इसमें बहुत अच्छा हम नतीजा ला सकते हैं। तो मुझे भी खराब लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक ही ST जज रहे हैं और वर्तमान में कोई शेड्यूल ट्राइब से जज नहीं है, तो ठीक है, उसमें कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होता तो और अच्छा होता। तो इस तरीके से एक अच्छा माहौल में देश का व्यवस्था हो तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा और संदेश भी अच्छा जाएगा। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के बारे में कई मेंबर्स ने जिक्र किया। चीफ जस्टिस साहब ने मुझे पत्र लिखा है, और पत्र लिखने के बाद उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर भी बहुत ही फोर्सफुली इस बात को उन्होंने रखा है। मैं फॉर्मली अभी उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि सर जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक मामला है। अगर मैं आज स्टेट्स के साथ चर्चा किए बिना अगर मैं जवाब देता हूं तो मैं मानता हूं कि ये संविधान का स्पिरिट का खिलाफ भी होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड लोअर जुडिशरीज लाइज इन द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने अब चर्चा शुरू किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स का व्यूज भी मांगा है, तो जैसे व्यूज आ जाएंगे अप्रोप्रिएटली हम चाहेंगे कि इसको हम जवाब देंगे, और जो भी सही है वो हम उसको जो निर्णय करना चाहिए हम करेंगे। लेकिन मैं जो मानता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, इट्स नॉट बिकॉज देयर इज नो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। तो उसको सर हम हमारा संज्ञान में है, मेंबर्स ने सजेशन दिए हैं, मैं उसको राइट स्पिरिट में लेता हूं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में कहा है, अब IAS, IPS, IFS बनते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मेंबर्स हैं जो रिटायर्ड सर्विसेज वाले हैं, एलिट सर्विसेज है। हम लोग जानते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद आपको सर्विसेज पास करते हैं।
आज लोअर जुडिशरी में अगर लोग कहते हैं कि स्मार्ट, यंग और जो बहुत कैपेबल लोग, क्यों दे आर नॉट एनकरेज, क्यों वो नहीं जाना चाहते हैं? वाई दे आर इंक्लाइन टू गो टू हाई कोर्ट स्ट्रेट अवे कि हम 10 साल प्रैक्टिस करेंगे फिर हम सीधा हाई कोर्ट के एक सीनियर लॉयर बन जाएंगे तो हम जज के लिए कंसिडरेशन करेंगे। लोअर कोर्ट में क्यों नहीं जाना चाहते? उसमें एक प्रॉब्लम है सर, उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा जिक्र करेगा, वो प्रोसेस का लंबा है। लेकिन सरकार ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में कई कंसल्टेशन किए हैं, काफ़ी ड्राफ्ट किए हैं उसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज ज़्यादातर हाई कोर्ट्स इसको विरोध कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स डू नॉट वांट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। स्टेट्स में भी विभाजित है। मेनी ऑफ द स्टेट्स आर नॉट विलिंग टू कंसिडर और सपोर्ट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। मेरे पास तर्क है, लेकिन आज विषय वो नहीं है, इसलिए मैं तर्क नहीं रखूंगा। इफ समडे if government decides to come up with this proposal, then we have adequate means and adequate reasons to tell that all India judicial services will bring revolutionary change in the quality of Indian judiciary. लेकिन ये विषय आज नहीं है, इसलिए मैं उसको कमिट नहीं कर रहा हूं, and I'm not going to discuss at length on that. Some of the members have requested for constituting regional bench, and the Supreme Court should remain as a constitutional bench only. हमारा अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे में कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ओनली एंड अदर अपीलेट बेंचेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट लोकेशंस। ये बात आई है। अब आर्टिकल 130 में जो लिखा है, वन ऑफ द मेंबर्स हैड ऑलरेडी रेड आउट, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली or in such other places or places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time appoint. इस विषय को लेकर के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी रिपोर्ट आया। उस बेसिस पे हमारे मंत्रालय से चीफ जस्टिस को लिखा और चीफ जस्टिस का जवाब भी आ गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज लेटर डेटेड 12 August 2007 informed that after consideration of the matter, the full court in its meeting held on 7 August 2007 found no justification for deviation from its earlier resolution on the subject and unanimously resolved that the recommendation made by the committee cannot be accepted. तो ये matter is being rejected by the Supreme Court. अब मैं इसको, ठीक है, honorable members have raised this matter. If these cases to be taken up, we can discuss about it. But as it stands today, the matter is with the Supreme Court and they have not accepted this proposal. Language is a big issue, and I was 5 years Minister of State for Home Affairs, where Rajbhasha was part of my charge. तो मैं तो इसका बहुत पक्ष में रहा हूँ कि रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी, तेलुगु, तमिल, असमीज, बंगाली, गुजराती अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है और यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश छोड़ के अभी हिंदी का भी दूसरी जगह में नहीं हो रहा है। तो अगर रीजनल जो जितना सेंटिमेंट शो किए हैं हो सकता है तो अच्छी बात है। बट मैं इसलिए फिर से आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि ये मैटर भी 1966 में जब कैबिनेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया और उसी समय से ही ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है और ये सरकार के पास नहीं है। सर, अंडर ट्रायल्स के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया और मैं इसको ये मुद्दे को मैंने भी सर उठा चुका हूँ। हमारा जो जेल्स है सचमुच भरे पड़े हुए हैं और देयर आर नंबर्स ऑफ अंडर ट्रायल्स व्हिच आर लैंग्वेजिंग इन द जेल्स बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम। सर, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करने के लिए सोचा है और पहले जो एक एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी मैं जब MOS होम था उसमें भी सर इस बात को हम लोग टेकअप किया है। अब मैं सर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स को भी लिखूंगा और स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करूंगा और जो दोज अनफॉर्चुनेट अंडर ट्रायल्स हु आर लैंग्वेजिंग इन द जेल्स फॉर लॉन्ग टाइम,
they also need to be provided legal aids. मैं सर नालसा के माध्यम से all our paralegal volunteers and the panel lawyers, I am appealing to them also, and recently also I have appealed to them that they should go out of way to provide legal aids to those unfortunate under trials. और सर, free legal aid is a right of a citizen of India. मिलना चाहिए सर. अगर मैं गरीब हूं इसलिए मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ये क्या बात हुआ सर? If somebody is entitled to free legal aid, we must ensure that legal aid must be provided. इसलिए सर जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज जस्टिस यू ललित के चेयरमैनशिप में नालसा का जो कार्यक्रम देश भर में चल रहा है, उसमें one of the effort is to ensure that we provide legal aids to the under trials. मैंने अभी उत्तराखंड में जाकर के भी अपील किया है कि हम इसको सपोर्ट करें, और जिसको जेल में नहीं रखना है उसको नहीं रखना चाहिए, बिना मतलब से उसको छोटा केसेस के लिए नहीं रखना चाहिए. तो इसलिए सर मैंने एक लॉ मिनिस्टर का मीटिंग कॉल करने का निर्णय किया है. तो जब लॉ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो सर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये विषय को मैं लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में रखूंगा, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस तरह का जेल में जो बुरी हालत बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि जेल का मेंटेनेंस वगैरह सब स्टेट का सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा ठीक करने के लिए जरूर एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम स्टेप सबको उठाना चाहिए. मैं इसको सर आगे ले जाऊंगा. सर सिक्योरिटी ऑफ द जजेस के बारे में आशंकाएं भी की हैं, और कुछ अटैक्स जो हुए हैं, दिल्ली में घटना हुआ, झारखंड में हुआ, मैंने भी सर इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, और ओवरऑल होम मिनिस्ट्री देखते हैं तो होम मिनिस्ट्री भी संज्ञान में ले रहे हैं. और एज ए लॉ मिनिस्टर मैं इसको बिल्कुल, जो हमारा मेंबर्स ने जो यहाँ अपना चिंता जाहिर किए हैं, मैं उसको समर्थन देता हूँ. और जजेस का सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है. अगर जजेस फिजिकली सेफ नहीं है तो उसका माइंड काम कैसे करेंगे? उसको जिस तरीके से माहौल चाहिए वो माहौल देना हमारा कर्तव्य है सर. इसके साथ सर अब इशू इतना ज़्यादा है, मैं सोच रहा था सर कुछ और जवाब दूंगा, लेकिन आज के लिए मैं समझता हूं कि काफ़ी है. और जाते जाते मैं सर लास्ट में हम लोगों ने सर, जब मैं इस हाउस में 2018 में क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल जब लाए थे तो मैंने ही उस पे बिल पे बोला था और बिल पास हुआ था. उसके तहत कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं और स्पेशल कोर्ट्स जैसे पॉक्सो बने हैं. देश भर में सर बहुत अच्छा इस वक्त व्यवस्था किया हुआ है. जितना स्पीड से ट्रायल होना चाहिए नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी इसमें पॉजिटिव है. तो सर इस वक्त देयर आर आउट ऑफ द टोटल 31 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, वेस्ट बंगाल का जो परफॉर्मेंस है अच्छा नहीं, मुझे बताना मजबूरी है, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर को भी लिखा कि सारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं, पॉक्सो कोर्ट बन चुके हैं. एक राज्य क्यों ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कदम नहीं उठा रहे हैं? ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है सर. हाँ. तो सर मैं, क्योंकि सर पार्लियामेंट को ये जानने का अधिकार है और मुझे बताना बहुत जरूरी है, इसलिए बताया, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में कई मेंबर्स ने डिमांड किए हैं कि जल्दी बनाना चाहिए, जल्दी ट्रायल करना चाहिए, जल्दी जस्टिस देना चाहिए. बिल्कुल कर रहे हैं सर, हमारा तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. मैं पूरा सर आपको आश्वासन देता हूं और आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जुडिशरी के मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा. और जब जस्टिस का बात होता है तो हम लोग सब एकजुट है. और मैं कई बार कह चुका हूं, आज मैं सर आपके सामने में दोहरा रहा हूं कि आम आदमी और न्याय के बीच में कोई दूरी नहीं होना चाहिए. और उसके लिए जो भी करना चाहिए, हम लोग पॉलिटिकल लाइन से बाहर आकर के हम लोग सब एकजुट में काम करना चाहिए. उसी स्पिरिट में आपने इस बिल को बिना पॉलिटिक्स लाए आप सब ने समर्थन किया. बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. धन्यवाद माननीय मंत्री जी.